हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूनिट टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा डेली टॉप 50 वन लाइनर टेस्ट सीरीज, ठीक है, जिसमें आज है आपका टेस्ट नंबर 11 और ये क्वेश्चंस डेली आपके 7:30 मॉर्निंग में आता है, ठीक है। तो जिसको भी लाइव टेस्ट देना है वो जरूर आके वहाँ पे दो और अपने बुक का रिवीजन करो, जो है कॉस्मोस एनसीईआरटी बेस्ड वन लाइनर क्वेश्चंस का बुक, ठीक है। तो अगर किसी ने वो बुक पढ़ रखा है या आप पढ़ रहे हो तो यहाँ पे आके आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि वहीं से मैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है। हमारे संविधान में एक सिविल प्रक्रिया संहिता विषय है, आपको बताना है किस सूची का ये विषय है। तो ये समवर्ती सूची का विषय है। किसका है? समवर्ती सूची का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन किस सूची का विषय है। तो आज मैंने कुछ प्रमुख विषयों को इंक्लूड किया है, ठीक है। आपको यहाँ से याद रखना है कौन कौन सा विषय मैं कवर कर रहा हूँ। विषय से आपको याद रखना है कि हमारे संविधान में जो 7वें अनुसूची में, ठीक है, जो विषय दिए गए हैं उसको 3 भागों में बांटा गया। पहला है आपका संघ सूची, दूसरा है राज सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। संघ सूची में टोटल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगर किसी को प्रॉब्लम है तो। संघ सूची में टोटल 100 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। वहीं पे अगर राज्य का मैं बात करूँ तो राज्य में कितने हैं टोटल? राज्य में टोटल 61 हैं और समवर्ती, ठीक है, समवर्ती में कितने हैं टोटल? तो समवर्ती में टोटल 52 विषय हैं। ये भी आपको याद रखना है। अब इसमें से जो प्रमुख हैं उसको मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, आप लिस्ट एक बार जरूर देख लेना अपने बुक से, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन किस सूची का विषय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2 क्वेश्चन लगातार आप देख रहे हो, इस एक जैसा आपको अभी लग रहा होगा, लेकिन एग्जाम में आपको गलती करवा सकता है। तो ये है समवर्ती सूची में, ठीक है। समवर्ती सूची में है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। वहीं पे अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में जनगणना किस सूची का विषय है। ऊपर था जनसंख्या नियंत्रण, यहाँ पे जनगणना। अभी आपको इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस भले ही समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन एग्जाम में अगर आ जाता है तो वहाँ पे गलती करके आओगे तब आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। इसलिए अगर नहीं करना चाहते हो गलती तो अभी दोनों को क्लियर कर लो। एक है जनसंख्या नियंत्रण और दूसरा है जनगणना। तो अगर जनगणना का बात किया जाए तो ये केंद्र सूची का विषय है, ठीक है, केंद्र या संघ सूची का विषय है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा प्रारंभ में किस सूची का विषय था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। शिक्षा प्रारंभ में यानी अब वर्तमान में ये चेंज हो चुका है। शुरुआत में शिक्षा किस सूची का विषय था, जल्दी बताओ। तो प्रारंभ में ये राज्य सूची का विषय था। ध्यान से इसको याद रखना, ठीक है। राज्य सूची का ये विषय था प्रारंभ में, और वर्तमान में ये किस सूची में आता है? तो समवर्ती सूची में, ठीक है। किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया। तो वर्तमान में ये समवर्ती सूची में है, लेकिन आपको संविधान संशोधन बताना है। वो था 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। कब हुआ? 1976 में। इसके तहत शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? किस सूची के अंतर्गत? तो राज्य सूची के अंतर्गत ये शामिल है। अगला है, रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है। रेलवे पुलिस, रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है। अगर आपसे रेलवे पूछा जाता तो रेलवे होता केंद्र सूची का, लेकिन रेलवे पुलिस जो है वह है राज्य सूची का, ठीक है, राज्य सूची का। देखो यहाँ पे मैं उन सारे क्वेश्चंस को ले रहा हूँ, उन सारे टॉपिक्स को कवर कर रहा हूँ जो आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे विषय हैं, लेकिन इजी जो है उसको मैं छोड़ रहा हूँ और जो कंफ्यूज करने वाला है उसको मैं कवर कर रहा हूँ। तो रेलवे और रेलवे पुलिस, रेलवे आप जानते हो केंद्र से है, लेकिन रेलवे पुलिस राज्य से है। वहीं पे एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दे रहा हूँ, इसको याद रखना। जैसे अगर आपसे पूछा जाए रक्षा, तो रक्षा है केंद्र सूची का सब्जेक्ट, लेकिन पुलिस सेवा
ये है आपका राष्ट्र सूची का। अगला क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग, तो ये समवर्ती सूची का विषय है। किसका है? समवर्ती सूची का। क्लियर। अगला क्वेश्चन है दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की किस सूची में शामिल है? दंड प्रक्रिया, दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की किस सूची में शामिल है? किस सूची में? तो समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में। अच्छा, एक और फॉर्मेट में इसको लिखा जाता है कहीं कहीं, ठीक है, कभी आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए, सूची 1, सूची 2, सूची 3, इस तरह से करके भी लिखा जा सकता है। तो सूची 1 का मतलब हुआ संघ सूची, सूची 2 का मतलब हो गया राज्य सूची, और सूची 3 का मतलब हो गया समवर्ती सूची। अगर इस तरह के फॉर्मेट में भी अगर कभी आपको एग्जाम में आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, आपको ध्यान रखना है बस ऑर्डर संघ, राज्य और समवर्ती, तो इससे आप कर पाओगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विवाह, डाइवोर्स, गोद लेना आदि संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? इसमें से कोई भी एक आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, विवाह, डाइवोर्स या किसी को गोद लेना, ठीक है, ये सारी चीजें किस सूची में आता है? तो ये सभी समवर्ती सूची में, यानी सूची 3 में। ठीक है, मैं एक लिख देता हूं ताकि आपको कभी अगर एग्जाम में आ जाए तो आपके दिमाग में रहेगा कि आपने ये पढ़ा है। ठीक है, सूची 3 का मतलब समवर्ती सूची। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? अभी मैंने ऊपर आपको बताया था वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? माना दर्रा, कई बार तो आपको डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि माना दर्रा कहाँ है, तो माना दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, माना दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में है। अब आपको बताना है उत्तराखंड को यह किससे जोड़ता है? उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, किससे जोड़ता है? उत्तराखंड को माना दर्रा तिब्बत से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है नंदा देवी पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर, तो अरावली का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? यह है गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर, यह है अरावली श्रेणी की उच्चतम पर्वत शिखर, और ये कहाँ है? राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आराकान योमा किस देश में स्थित है? क्या है नाम इसका? इसका नाम है आराकान योमा, ये एक साथ है पूरा, आराकान योमा। आपको ये बताना है ये आराकान योमा ये हिमालय का तो एक श्रेणी है, लेकिन किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? ये म्यांमार में स्थित है। कहाँ है? म्यांमार में। और आपसे ये भी पूछा जाता है आराकान योमा यह किस पर्वत का एक श्रेणी है? यह हिमालय पर्वत का एक श्रेणी है। अगला क्वेश्चन है कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? किसके मध्य स्थित है? तो धौलाधर और पीरपंजा, किसके बीच? धौलाधर, ठीक है, और पीरपंजाल, पीरपंजाल, इन दोनों के मध्य स्थित है कुल्लू घाटी। अगला क्वेश्चन है पाल घाट किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? पाल घाट कहाँ है? पाल घाट साउथ इंडिया में है। आपको बताना है किन पहाड़ियों के मध्य, तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी। ठीक है, कौन सा पहाड़ी है? नीलगिरी और अन्नामलाई। ठीक है, नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत के बीच में पाल घाट स्थित है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के कौनधारी वनों एवं छोटे छोटे घास के मैदान को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड में जो आपका कोनिकल फॉरेस्ट है या छोटा छोटा घास का मैदान है, उन सभी को क्या कहा जाता है? तो उन सभी को क्या कहा जाता है? उन सभी को कहा जाता है पयार। क्या कहा जाता है? पयार, या एक और नाम है, वो नाम है बुग्याल। ठीक है,
बुग्याल। तो पयार या बुग्याल क्या है? तो उत्तराखंड में जो शंकुधारी वन है, कोनधारी वन है, या छोटे छोटे घास के मैदान, आपसे एग्जाम में ये ज़्यादातर पूछा जाता है कि छोटे छोटे घास के मैदान जो उत्तराखंड में पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? उसको पयार या बुग्याल कहा जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, इक्विनॉक्स को संपूर्ण विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, इक्विनॉक्स क्या होता है? जिस दिन दिन और रात बराबर होता है उसको हम लोग इक्विनॉक्स कहते हैं। आपको बताना है ये तिथियां कौन सी है। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार आपने पढ़ा है कि इक्विनॉक्स जिस दिन दिन और रात बराबर होते हैं, आपको वो दिन बताना है कौन कौन सा वो दिन है जब दिन और रात बराबर होता है। तिथि आपको बताना है, जल्दी से बताओ। देखो 4 डेट हैं इस तरह के जहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन चारों डेटों को याद रखना है। कौन कौन सा डेट है? एक तो इक्विनॉक्स का है, और दूसरा आपसे क्या पूछा जाता है? छोटा बड़ा दिन। ठीक है, तो इक्विनॉक्स जो है वह 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर, ये 2 डेट है जब दिन और रात बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कहाँ वर्ष भर रात और दिन बराबर होता है? ये 2 डेट तो आपने देखा, लेकिन अब आपको बताना है पृथ्वी पर एक ऐसा जगह भी है जहां पे पूरा वर्ष दिन और रात बराबर होता है। वो कहाँ है? वो है इक्वेटर पे। ठीक है, इक्वेटर पे दिन और रात बराबर होता है सालों भर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, उपसौर की घटना किस तिथि को होती है? उपसौर की घटना, 2 घटना है, उपसौर और अपसौर। ठीक है, यानी प्रीहेलियन और एपिहेलियन। तो आपको यही बताना है उपसौर की घटना किस दिन होता है। तो ये होता है 3 जनवरी को। ठीक है, जनरली 3 जनवरी को, 3 या 4 जनवरी आपको मिल सकता है ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है, अपसौर की घटना किस तिथि को होती है? उपसौर क्या है? आप जानते हो, जब पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होता है तो उसको उपसौर कहा जाता है, और जब अधिकतम दूरी पर होता है तो इसको अपसौर कहा जाता है। ठीक है, और ये होता है 4 जुलाई को। क्लियर? ये तो आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, पूरे वर्ष में किस तारीख को आपकी छाया दोपहर में सबसे छोटी होगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ट्रिकी सा क्वेश्चन है, लेकिन आप आसानी से कर पाओगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। पूरे वर्ष में किस तारीख को आपकी छाया दोपहर में सबसे छोटी होगी? तो आपको पता है जब दिन सबसे बड़ा होगा, ठीक है, उस दिन सबसे छोटा छाया आपको दोपहर में मिलेगा। ठीक है, तो ये दिन सबसे बड़ा, आप हो अभी कहाँ? ये हो आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन सबसे बड़ा कब होता है? ये होता है 21 जून को। ठीक है, 21 जून को दिन सबसे बड़ा होता है, इस कारण से उस दिन दोपहर में छाया आपकी सबसे छोटी होगी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर वार्षिक तापांतर किस अक्षांश पर न्यूनतम होती है? वार्षिक तापांतर किस अक्षांश पर न्यूनतम होती है? वार्षिक तापांतर, तापांतर आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है, इससे कंफ्यूज नहीं करना है। तापांतर का मतलब बहुत अधिक टेम्परेचर नहीं होता है। तापांतर का मतलब होता है जब हाईएस्ट टेम्परेचर हो और लोएस्ट टेम्परेचर हो, उन दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच न्यूनतम गैप कहाँ होगा? जहाँ पे ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता हो। ठीक है, और जहाँ पे ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है वो कौन सा रेखा है? वो है 0 डिग्री, यानी इक्वेटर या भूमध्य रेखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रधान यामोत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदक बिंदु किस महासागर में स्थित है? ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। प्रधान यामोत्तर यानी प्राइम मेरिडियन जो है, और विषुवत रेखा यानी इक्वेटर जो है, यह कहाँ एक दूसरे को काटती है? किस महासागर में? तो अटलांटिक में। ठीक है, अटलांटिक में ये एक दूसरे को काटती है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किस महासागर से गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किस महासागर से गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा
प्रशांत महासागर से गुजरती है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है अथवा अधिक। आपको बस ऑप्शन टिक करना है, दोनों में से क्या सही होगा। साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है या अधिक होता है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताओ क्या होता है? ये होता है अधिक। ठीक है, क्या होता है? अधिक होता है। साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है जब किसी, अच्छा इसको अगर याद नहीं रहता है किसी को, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको याद नहीं रहता है, तो एक चीज तुम दिमाग में रखो, ठीक है, याद हो जाएगा, समझ लो तो याद हो जाएगा। साइंस क्या है? साइंस को जितना अधिक आप समझोगे उतना ज्यादा दिन तक आपको याद रहेगा। अब ये तो आपने रट लिया अधिक होता है, पर क्यों? अब देखो वायुमंडलीय दाब का मतलब क्या हो गया, ये अगर बुलबुला है तो चारों तरफ से इस पे प्रेशर लग रहा है, ठीक है। अगर बाहर से लगने वाला प्रेशर अंदर से लगने वाले प्रेशर से अधिक हो जाए, यानी बाहर वाला प्रेशर अधिक हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये पुचुक जाएगा, है ना। जो आपका बुलबुला है वो बुलबुला रहेगा नहीं, वो बुलबुली हो जाएगी। क्या हो जाएगा? पुचुक जाएगा। तो इसलिए जब तक अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से अधिक नहीं होगा तब तक ये फुला हुआ आपको यानी बुलबुला के रूप में नजर नहीं आएगा। इस कारण से आपका आंसर क्या होगा? अंदर का प्रेशर, बुलबुला अगर है इसका मतलब अंदर का प्रेशर अधिक है। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या है? जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो बस दिमाग को स्थिर रखो और आंसर करो। अगर आपका दिमाग स्थिर है ना तो आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको आसानी से आंसर कर पाओगे। बस क्वेश्चन को समझने का कोशिश करो और जो भी आप जानते हो वो सबको एक साथ कलेक्ट करके उस पर अप्लाई करो जो उससे रिलेटेड है। क्या बोला जा रहा है कि जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तुक्का ना लगाओ भैया, तुक्का लगाने वाले से मुझे बहुत चिढ़े, क्योंकि तुम लोग सीख नहीं पाते जो तुक्का लगाने वाले हो। तो देखो पानी के अंदर कोई भी चीज है, ठीक है, तो आप जानते हो अगर ये बुलबुला पानी के अंदर है तो इस पर जो प्रेशर पड़ रहा है, जो हवा में बुलबुला है, अब बताओ दोनों में बाहरी प्रेशर किस पर ज्यादा होगा? तब लोग फटाक से बोलोगे सर पानी वाला में ज्यादा होगा, क्योंकि पानी का प्रेशर हवा के प्रेशर से ज्यादा होता है, ठीक है। इस कारण से पानी वाला प्रेशर ज्यादा होगा। तो भैया जब ये पानी से बाहर आ जाएगा तो इसका प्रेशर तो कम हो गया, तो इसका साइज क्या होगा? साइज बढ़ जाएगा। इसमें रटने वाला तो कोई चीज था ही नहीं, आप कर सकते हो आसानी से। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव होगा? आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ क्या होगा सही आंसर? किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसकी घनत्व पर क्या प्रभाव होगा? तुक्का मत लगाना। ऑप्शन दिख रहा है 3, घटेगा, बढ़ेगा और परिवर्तित रहेगा। अब तीनों में से आंख बंद करके एक ऑप्शन को चूज मत लो, दिमाग लगाओ उसके बाद आंसर करो। सिंपल सा है ना, मात्रा यानी क्वांटिटी। अगर किसी वस्तु का मात्रा आप बदलते हो, कम या ज्यादा करते हो, तो उससे उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो परिवर्तित रहेगा। क्योंकि घनत्व तो क्या होता है? किसी के आप अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया लो उसमें कितना मॉलिक्यूल आता है, ठीक है। अब 10 किलो लो, 20 किलो लो, 50 किलो लो, भाई ये मात्रा तो कभी नहीं, सॉरी ये घनत्व तो कभी नहीं बदलने वाला है, ठीक है, ये अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन है हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से क्या होता है? स्याही निकलने लगता है। क्या कारण है उसका? अधिक वायुदाब या निम्न वायुदाब? तो वायुदाब में कमी आती है, जैसे आप हाइट पे जाते हो तो वायुदाब में कमी आ जाती है, इस कारण से क्या होता है? पेन से स्याही निकलने लगता है। अगला क्वेश्चन है समुद्र में तैरते हुए प्रखंड का कितना भाग सतह के ऊपर रहता है? ये प्रखंड नहीं है, समुद्र में तैरते हुए बर्फ खंड लिखो, ठीक है, टाइपिंग एरर है, बर्फ खंड। तो समुद्र में तैरते हुए बर्फ खंड का कितना भाग सतह के ऊपर रहता है? कितना भाग सतह के ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग, ठीक है। 9/10 भाग पानी में डूबा रहता है, 1/10 भाग ऊपर रहता है। कहीं कहीं आपको आंसर इसका 1/9 भाग भी मिलता है। अगला क्वेश्चन है लोहे का गेंद निम्न में से किस में तैरेगा?
डिस्टिल वाटर, हार्ड वाटर, मरकरी या अल्कोहल। इनमें से किस में लोहे का गेंद तैरेगा? तो लोहे का गेंद मरकरी में तैरेगा। अगला क्वेश्चन है, अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ के प्रत्यास्था सर्वाधिक होती है? किस पदार्थ की प्रत्यास्था सर्वाधिक होती है? जितने भी पदार्थ अभी तक ज्ञात किए गए हैं तो प्रत्यास्था यानी इलास्टिसिटी सबसे अधिक किसका है? तो सबसे अधिक इलास्टिसिटी क्वार्ट्ज का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपमार्जक यानी डिटर्जेंट, जब आप पानी में डिटर्जेंट मिलाते हो तो उसके पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जल से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, किस कारण से? शेविंग ब्रश आप देखते हो, जैसे ही उसको पानी से बाहर निकाला जाता है उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं। आपको बताना है उसका कारण, क्या कारण होता है? तो क्या होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन के कारण। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? किसी वस्तु के सतह के लंबवत लगने वाले बल, यानी अगर कोई वस्तु है इस पर जो वर्टिकली जो फोर्स लगता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं थ्रस्ट। इंग्लिश में क्या कहते हैं? थ्रस्ट। और हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में प्रणोद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रणोद। इंग्लिश में कहते हैं थ्रस्ट। अगला क्वेश्चन है, मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है? मोती आप देखते हो तो उसकी रासायनिक संरचना जो है वह किस पदार्थ से निर्मित होती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट्स। मोती में क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, ज्ञात सबसे भारी धातु कौन सी है? ज्ञात सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु कौन सी है? यह है ऑस्मियम। ठीक है, ऑस्मियम यह है ज्ञात सबसे भारी धातु। और सबसे हल्की यह है लिथियम, सभी जानते हो। अगला क्वेश्चन है, ज्ञात सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सी है? अब दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है और आप गलत करके आ जाते हो। यहाँ है सबसे भारी धातु और यहाँ है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व। यहाँ पे भी आप कंफ्यूज होते हो, प्राकृतिक तत्व पूछा जा रहा है, कौन सा है? यह है आपका यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम जो है वह सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। अगला क्वेश्चन है, मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। थोरियम का अयस्क है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चाकू से काटी जा सकने वाली दो धातुओं का नाम बताएं। दो ऐसे धातु का नाम बताना है जिसको आप चाकू से भी आसानी से काट सकते हो। कौन सा है वो? वह है सोडियम और पोटेशियम। कौन सा है? सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम को आप चाकू से भी काट सकते हो। अगला क्वेश्चन है, भविष्य का धातु किसको कहा जाता है? भविष्य का धातु किसको कहा जाता है? तो भविष्य का धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? टाइटेनियम, टाइटेनियम। ठीक है, टाइटेनियम को क्या कहा जाता है? टाइटेनियम को कहा जाता है भविष्य का धातु। और भविष्य का ईंधन अगर आपसे पूछा जाए तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आतिशबाजी में किसकी उपस्थिति के कारण हरा रंग उत्पन्न होता है? पटाखा जब आप जलाते हो तो उसमें आप देखते हो ग्रीन कलर निकलता है। तो ग्रीन कलर किसके कारण होता है? बेरियम के कारण। ठीक है, बेरियम के कारण ग्रीन कलर होता है। और वहीं पे किसके उपस्थिति के कारण गहरा लाल रंग उत्पन्न होता है? तो लाल कलर जो है वह स्ट्रोंशियम के कारण होता है।
किसके कारण? स्ट्रोंशियम के कारण। अगला क्वेश्चन है, सोडियम को किस पदार्थ में डुबोकर रखा जाता है? सोडियम को किस पदार्थ में डुबोकर रखा जाता है? सोडियम, देखो सोडियम जैसे ही मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो वह जलने लगता है, ठीक है। तो कई बार आपसे पूछा जाता है पानी में आग लगाने के लिए हम लोग किस तत्व का प्रयोग करते हैं? तो सोडियम का प्रयोग करते हैं। इसीलिए इसको किस में रखा जाता है? इसीलिए इसको केरोसिन में रखा जाता है, ठीक है। किसमें? केरोसिन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? अभी मैंने बताया सोडियम को जैसे ही आप जल में डालोगे इससे आग लग जाता है। अब आपको बताना है जैसे ही आग लगता है तो इसमें गैस कौन सा रिलीज होता है? सोडियम को जल में डालने पर कौन सा गैस रिलीज होता है? तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। अगला क्वेश्चन है, बारूद का निर्माण करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? बारूद का निर्माण करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? बारूद यानी गन पाउडर, बेटर आप गन पाउडर याद रखो, ठीक है। गन पाउडर के निर्माण में क्या क्या यूज किया जाता है? सल्फर यूज किया जाता है, चारकोल यूज किया जाता है, और क्या किया जाता है? और पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट को यूज किया जाता है, ठीक है। और रेयरली कभी कभी सिल्वर नाइट्रेट भी यूज किया जाता है, लेकिन ये तीन हैं जिसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी धातु है जो अपनी ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? यानी उस धातु के ऊपर उसी के ऑक्साइड का एक परत जम जाता है जिसके कारण से वह सुरक्षित हो जाता है, तो वह है एल्यूमिनियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है? अगर कॉपर की अधिकता हो जाए तो कौन सा रोग होगा? तो ये विल्सन रोग है, ठीक है। विल्सन रोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगर शरीर में कॉपर की अधिकता हो जाए तो कौन सा रोग होगा? विल्सन रोग हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल में सेलेनियम का प्रयोग किया जाता है। किसका? सेलेनियम का, ठीक है। किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सेलेनियम का प्रयोग किया जाता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल में। क्लियर? तो क्या गाइस, यहाँ पे आज हमारा ये 50 क्वेश्चंस पूरा होता है। आई होप कि आप सभी इससे बेनिफिटेड हो रहे हो और पढ़ाई को आपको डिसकंटिन्यू नहीं करना है। मैंने बहुत सारे बच्चों में देखा है, जैसे वो कोई एग्जाम दे के आते हैं उसके बाद या तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या फिर ओवर डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। दोनों सिचुएशन से आपको परहेज करना है। आपको एक कंसिस्टेंसी जिसको बोलते हैं वो बना के रखना है, ठीक है। और कॉन्स्टेंटली आपको पढ़ते जाना है, आपको पढ़ाई ब्रेक नहीं करना है। एग्जाम से 10 दिन पहले आपका नींद टूटता है और आप सोचते हो कि आप बहुत चीज पढ़ लोगे और एग्जाम में अच्छे करके आ जाओगे। ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है और यही एग्जाम में जो गलती होता है आपका, यही कारण है उसका, ठीक है। इसीलिए लगातार आप पढ़ते जाओ और जितना आप पढ़ो उसको दिमाग में स्टोर करने का कोशिश करो, क्योंकि पुराना चीज ही आपका एग्जाम में काम आता है, ठीक है। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।